नमस्कार। आरसीआई के नवशिखर चैनल पर मैं पूजा आपका फिर से एक बार स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज हम फिर एक नए टॉपिक और एक नए गेस्ट के साथ आपके सामने आए हैं। आज का हमारा टॉपिक है एजुकेशनल प्रोग्राम्स फॉर चिल्ड्रन विद कम्युनिकेशन डिसऑर्डर। इस टॉपिक पे हमें और जानकारी देने के लिए हमारे साथ आज स्टूडियो में मौजूद हैं मिस रश्मि नायर फ्रॉम NIMH। हेलो मैम, वेलकम टू आवर शो। दोस्तों, हम कम्युनिकेशन हमारा एक ऐसा प्रोसेस कहूँगी मैं, जो कि एक बेसिक प्रोसेस होता है जिससे कि बच्चा कम्युनिकेट मतलब अपनी फीलिंग शेयर करना, बताना, जो सबसे बेसिक स्टेप होता है जिसके थ्रू को एक बच्चा अपनी फीलिंग शेयर करता है या फिर वो अपनी प्रॉब्लम्स बताता है। अगर यही चीज़ लैप्स होगी तो क्या क्या प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है। यहाँ पे मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूँगी, जो बच्चा हेयरिंग इम्पेयर्ड होता है उसको क्या क्या प्रॉब्लम फेस कर सकती है, उसके एजुकेशन में क्या क्या प्रॉब्लम आएगी, या फिर जब वो धीरे धीरे डेवलप करना स्टार्ट करेगा तो उसकी क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। मेन हमारा यही आज का टॉपिक है। इस टॉपिक पे अगर आपको कोई भी क्वेरीज हो, आप हम 511609 आप हमें ईमेल कर सकते हैं at rehabstd@ndc.vsnl.net.in and for more information you can log on to our website, that is www.rehabcouncil.nic.in। So friends, हम आज की अपनी चर्चा स्टार्ट करते हैं। सर, जब बात आती है मसल्स की और मस्कुलर सिस्टम की, तो ये क्या होता है? जो न्यूरोमस्कुलर सिस्टम है, ये हमें इसमें दो दो चीज़ें हैं। एक है नर्व्स, एक और दूसरा है मसल्स। ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड नर्वस सिस्टम का एक मेजर हिस्सा है, जहाँ से नर्व्स पूरी बॉडी में जाती हैं, हमारी मसल्स को सप्लाई करती हैं और हमें सेंसेशंस देती हैं। तो न्यूरोमस्कुलर सिस्टम एक शरीर का बहुत अभिन्न, बहुत इम्पॉर्टेंट हिस्सा है, जिससे हमें लोकोमोशन या चलने में हेल्प होती है। सर, अगर हम इसके फंक्शंस के बारे में बात करें, जैसे आपने अभी लोकोमोशन का फंक्शन बताया, तो इसके और फंक्शंस क्या हैं? मसल्स के बहुत सारे फंक्शंस हैं, जैसे वो हमें चलने में हेल्प करती हैं, एक स्थान पर दूसरे स्थान पर जाने में हेल्प करती हैं। मसल्स की वजह से हम तरह तरह के गेम्स खेल सकते हैं, जैसे क्रिकेट, फुटबॉल, हॉकी, स्विमिंग, जिम्नास्टिक्स। और जो मसल्स हैं उनके एक्शन से हीट प्रोड्यूस होती है, जो हमारी बॉडी को नॉर्मल टेम्परेचर मेंटेन करने में हेल्प करती है। सर, ये मसल्स हमारी बॉडी में, अगर हम इसके डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें, तो किस तरह से डिस्ट्रीब्यूटेड होती हैं? बॉडी में जो मसल्स हैं, स्पेशलाइज्ड टिश्यू है दैट अनेबल्स द बॉडी एंड इट्स पार्ट्स टू मूव। उनका मेन फंक्शन मूवमेंट है। अगर मसल्स ना हो तो हम इमेजिन कर सकते हैं कि हम एक ही स्थान पर बैठे रहेंगे, लेटे रहेंगे, और उसके कितने सारे साइड इफ़ेक्ट्स होंगे। अगर हम एक जगह से दूसरी जगह पे जाकर कितना हमें अच्छा लगता है, हम स्कूल जाते हैं, कॉलेज जाते हैं, अपने ऑफिस में जाते हैं गाड़ी चलाकर या विभिन्न तरह के साधनों के द्वारा। इस डायग्राम में हम देख रहे हैं, जो सामने से एंटीरियर व्यू है, कि पूरे जो बॉडी है उसमें पूरा एक जंजाल, मींस इतनी सारी मसल्स हैं फ्रॉम हेड टू टो। जैसे आई के अराउंड मसल्स हैं, ऑर्बिकुलरिस, मेसेटर, फ्रंटेलिस, स्टेर्नोक्लेडोमास्टोइड, जो फेस पर और आई के आसपास मसल्स होती हैं। तो इनको मसल्स ऑफ फेशियल एक्सप्रेशन या फेशियल मसल्स बोलते हैं। जो आई के चारों तरफ मसल्स होती हैं, वो हमारी आँख को खोलने और बंद करने में मदद करती हैं। जैसे रात को जब हम सोते हैं तो हमें देखने की ज़रूरत नहीं है, तो इन मसल से हम अपनी आँखों को बंद कर लेते हैं। या कहीं कोई हवा में पोल्यूशन है, टीयर गैस है, ख़तरनाक चीज़ें हैं, और उनसे हम अपनी आँख को बचाना चाहते हैं, और तो हम अपनी आँख को अपनी इच्छा से थोड़े समय के लिए बंद कर लेते हैं। जब पोल्यूशन ख़त्म हो जाता है या वो स्थिति ख़त्म हो जाती है, तो हम अपनी आँख को इन मसल से खोलकर पूरी दुनिया को देख सकते हैं। उसके बाद मसल्स ऑफ फेशियल एक्सप्रेशन, जैसे हम बहुत खुश होते हैं तो हंसते हैं, तो ये जो फेस की मसल्स हैं, उनके एक्शन से हमारी बॉडी को बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं। जैसे हम बहुत खुश होते हैं तो हंसते हैं, तो ये जो फेस की मसल्स हैं, उनके एक्शन से हमारी बॉडी को बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं। जैसे हम बहुत खुश होते हैं तो हंसते हैं, तो ये जो फेस की मसल्स हैं, उनके एक्शन से हमारी बॉडी को बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं। जैसे हम बहुत खुश होते हैं तो हंसते हैं, तो ये जो फेस की मसल्स हैं,
उनकी वजह से होता है। कभी हम उदास होते हैं या रोते हैं या तरह तरह के गेस्चर्स जो देते हैं, मतलब उनको हम एक्सप्रेस करते हैं, तो ये सब मसल जो फेस है उनकी उसमें छोटी छोटी मसल से होता है, और इन मसल्स को कहते हैं मसल्स ऑफ फेशियल एक्सप्रेशन, कि इनसे हम अपनी इमोशंस को एक्सप्रेस कर पाते हैं। खुशी, गम, उदासी, इन सब को हमें बोलने की जरूरत नहीं। अगर किसी के चेहरे पर देखें हम, तो हमें पता लग जाता है कि ये व्यक्ति खुश है, नहीं है, उदास है। तो ये जो मसल्स ऑफ फेशियल एक्सप्रेशन है बहुत ही इम्पोर्टेंट मसल्स हैं। उसके अलावा जो फेस की मसल्स हैं वो खाने को चबाने के लिए, मैस्टिकेशन में मदद करती हैं हमारी। जो नेक मसल्स हैं जैसे स्टर्नोक्लिडोमास्टोइड या बाकी मसल्स, वो हमारी नेक को मूवमेंट में हेल्प करती हैं। जैसे अगर कोई व्यक्ति किसी से सवाल पूछता है और उसको हाँ कहना है, या तो वो हाँ कह सकता है या अपनी गर्दन को ऊपर नीचे मोड़ सकता है, मीन्स ही इज एग्रीइंग विद व्हाट यू से। इसका मतलब उसकी हाँ है। और अगर ना करना है तो वो अपनी गर्दन को हिला सकता है और एक्सप्रेस कर सकता है। तो ऐसे ही फिर चेस्ट की मसल्स होती हैं, जैसे पेक्टोरलिस मेजर और ट्रेपीजियस, पीछे की तरफ ट्रेपीजियस होती है। फिर रेस्पिरेटरी मसल्स होती हैं रिब्स के बीच में, वो हमारे जो सांस लेने की प्रक्रिया है उसमें मदद करती हैं। उसके बाद शोल्डर में डेल्टॉइड मसल होती है। फिर आर्म्स की मसल्स होती हैं, जैसे फ्लेक्शन कंपार्टमेंट में बाइसेप्स और एक्सटेंशन कंपार्टमेंट में ट्राइसेप्स। फिर ब्रेकियलिस और जो फोर आर्म है उसमें कुछ फ्लेक्सर मसल्स होती हैं, जैसे प्रोनेटर टीरिस, फ्लेक्सर कार्पाई अल्नेरिस, फिर फ्लेक्सर डिस्टर्म सुपरफिशियलिस, फ्लेक्सर डिस्टर्म प्रोफंडस, प्रोनेटर कॉर्डेटस। ऐसे ही हमारी जो फोर आर्म है, पोस्टीरियर कंपार्टमेंट में कुछ मसल्स होती हैं जो हमारी रिस्ट को एक्सटेंड करने में मदद करती हैं। फिर एब्डोमेन में हमारे एब्डोमिनल मसल्स होती हैं, एक्सटर्नल ओब्लिक, इंटरनल ओब्लिक और रेक्टस फीमोरिस। उसके बाद हाथ जो है हमारा, उसमें छोटी छोटी मसल्स होती हैं, जैसे लम्ब्राइकल्स, इंट्रोशियाई, और जो हमारे हाथ को फाइन फंक्शंस करने में हमारी मदद करती हैं। उसके बाद हम लोअर लिम्स में आ जाएं तो क्वाड्रिसेप्स मसल्स, मतलब वास्टस मीडियलिस, वास्टस इंटरमीडियलिस एंड वास्टस लेटरलिस, और ये चार मसल्स होती हैं। फिर सार्टोरियस और रेक्टस फेमोरिस, उसके बाद सार्टोरियस होती है। फिर लेग मसल्स में एंटीरियर एंड पोस्टीरियर मसल्स, गैस्ट्रोसोलियस, फिर एक्सटेंसर डिस्टर्ब लॉन्गस, पेरोनियस longus and peroneus tertius, tibialis anterior, tibialis posterior। तो ये सारी मसल्स हमारी बॉडी के एंटीरियर पार्ट में होती हैं। उसके बाद इस डायग्राम में मसल बॉडी की पोस्टीरियर जो पीछे की तरफ मसल्स होती हैं उनको दिखाया गया है, जैसे ऑक्सीपिटैलिस, स्प्लीनियस कैपिटिस, सेमीस्पाइनलिस कैपिटल्स, लैटिस्मस डोर्साई, trapezius, infraspinatus, supraspinatus, then teres minor, teres major, external oblique, internal oblique, and anconius, brachioradialis, short radial extensor of wrist, ulnar flexor of wrist, long radial extensor of wrist, common extensor of fingers, adductor magnus, semitendinosus, semimembranosus, vastus lateralis, gracilis plantaris, biceps of thigh, gastrocnemius and short peroneus। तो इस तरह हमने इन दोनों डायग्राम्स में
मसल बॉडी की लगभग लगभग काफ़ी सारी मसल्स को उनकी लोकेशन और उनका नाम देख लिया है। सर अगर हम इनके फैक्ट्स की बात करें, अगर हम जानना चाहें कि विच वन इज़ द लॉन्गेस्ट मसल इन आवर बॉडी, और सबसे छोटी मसल कौन सी है, और बिगेस्ट मसल कौन सी है, तो ये सब हमें बताइए। आपने बिल्कुल ठीक पूछा। हमारी पूरी बॉडी में 640 लगभग मसल्स होती हैं और इनमें से सबसे जो लंबी मसल है उसको सार्टोरियस बोलते हैं। सार्टोरियस को टेलर मसल भी बोलते हैं क्योंकि ये मसल जो है ये थाई से शुरू होती, हिप से शुरू होती है और नीचे जाती है मीडियल साइड की तरफ और नी के इनसाइड में टिबिया के ऊपर अटैच्ड होती है। इट ट्विस्ट एंड पुल्स द थाई आउटवर्ड, जैसे टेलरिंग पोजीशन होती है। तो ये सार्टोरियस मसल, इसको रिबन मसल, टेलर मसल भी बोलते हैं। और जो सबसे छोटी मसल होती है वो हमारे कान में होती है, उसको स्टेपिडियस बोलते हैं एंड इट इज़ लोकेटेड डीप इनसाइड द ईयर। इट इज़ ओनली 5 millimeter long and thinner than a cotton thread. So we can imagine how small and thin this muscle is. It is involved in hearing. It helps us in hearing and is part of internal ear. और सबसे बड़ी मसल जो है ना, बिगेस्ट मसल, वो है ग्लूटियस मैक्सिमस। सार्टोरियस तो सबसे लंबी मसल है, लेकिन सबसे बड़ी मसल है ग्लूटियस मैक्सिमस। इट इज लोकेटेड इन द बटक and it pulls the leg backwards powerfully for walking and running. ये एंटी ग्रेविटी मसल्स में आती हैं। अब हम जानते हैं कि मसल्स के क्या क्या फंक्शन हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट मसल का फंक्शन है मूवमेंट। मूवमेंट एक जगह बैठे बैठे विभिन्न पार्ट्स ऑफ बॉडी का हो सकता है, या हम मूवमेंट द्वारा एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं। जैसे हमें खाना खाना है, हमें कंघी करनी है, हमें कपड़े पहनने हैं, तो ये सब काम मांसपेशियों के अलावा नहीं हो सकते। तो मूवमेंट के बाद है मेंटेनेंस ऑफ पोस्चर एंड मसल टोन। हमारी जो मसल्स हैं उनमें एक इनहेरेंट टोन या रेजिस्टेंस होती है, तो उसको मसल्स मेंटेन करती हैं। देन इज हीट प्रोडक्शन and lastly muscles protect the bones and the internal organs. जैसे चेस्ट में हमारे बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स हैं, हार्ट और उसके दोनों तरफ लंग्स, ऐसे ही हमारा जो एब्डोमेन है उसमें लीवर, गॉल ब्लैडर, पैनक्रियास, स्टमक, ड्यूोडेनम, स्मॉल इंटेस्टाइन, फिर उसके बाद लार्ज इंटेस्टाइन। तो ये सारे ऑर्गन्स को प्रोटेक्ट करती हैं मसल्स, जो एब्डोमिनल मसल्स हैं। फिर चेस्ट की जो मसल्स हैं वो हमें ब्रीदिंग में, रेस्पिरेशन में हेल्प करती हैं। तो विभिन्न प्रकार की मसल्स का विभिन्न तरह का फंक्शन रहता है, लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट है मूवमेंट। मूवमेंट जैसे एक हाथ से दूसरे हाथ पर हम कुछ सामान शिफ्ट कर रहे हो, तो ये मूवमेंट है। या एक स्थान पर दूसरे स्थान पर जब हम जाते हैं तो वो भी मूवमेंट है। सर अगर हम बात करें मसल्स की, अभी हमने देखा कि एंटीरियर मतलब हमारी बॉडी का जो फ्रंट है उस पर डिफरेंट होती हैं मसल्स, बैक पर अलग होती हैं, लेकिन अगर हम इनको फंक्शनली या स्ट्रक्चरली अगर हम इनको क्लासीफाई करना चाहें तो वो हम कैसे करेंगे? इनको क्लासीफाई कर सकते हैं अलग अलग तरीके से, जैसे वॉलंटरी, इनवॉलंटरी। वॉलंटरी मतलब जो मसल्स हमारी बात मानती हैं, जिनको हम अपनी मर्जी से चला सकते हैं या नहीं चला सकते, तो वो हुआ वॉलंटरी, इनवॉलंटरी। जैसे जो स्केलेटल मसल्स हैं, जो लिम्ब्स की मसल्स हैं, वो सब वॉलंटरी हैं कि जब हम चाहें, जितना चाहें हम उनको इस्तेमाल, मूवमेंट कर सकते हैं। उसके अलावा कुछ मसल्स हमारी बॉडी में इनवॉलंटरी होती हैं। इनवॉलंटरी मीन्स वो हमारे कंट्रोल में नहीं है, जैसे जीआईटी की मसल्स, फिर कार्डियक मसल्स। जो हार्ट की मसल्स हैं वो हमारे कहने पर रुकेंगी नहीं और हमारे कहने पर जल्दी नहीं चलेंगी। तो वो मसल्स जो हैं अपनी मर्जी से काम करती हैं और हमारे कंट्रोल में नहीं है, इसलिए उनको
स्मूथ मसल्स या इनवॉलंटरी मसल्स कहते हैं। दूसरा जो क्लासिफिकेशन है वो है फंक्शनली voluntary involuntary. Voluntary muscles can be moved at will and involuntary muscles cannot be moved intentionally. Now structurally muscles can be striated or non-striated. Non-striated में आप हाँ, आता है smooth muscle. Striated have strips around across the fiber. Now मसल्स को 3 टाइप्स में डिवाइड करते हैं। सबसे पहला है स्केलेटल मसल, उसके बाद है स्मूथ मसल्स, फिर कार्डियक मसल्स। कार्डियक मीन्स ये मसल्स हार्ट में होती हैं। तो जो स्मूथ मसल्स होती हैं वो जो अभी हमने देखा 3 टाइप्स की मसल्स होती हैं, स्केलेटल मसल्स, स्मूथ मसल्स और कार्डिक मसल्स। जो स्मूथ मसल्स होती हैं वो उनमें कोई लाइंस नहीं होती, वो दे आर थिन एंड स्पिंडल शेप्ड, उनका कोई स्ट्राइशंस नहीं होती, उनमें सिंगल न्यूक्लियस होता है और ये इनवॉलंटरी मतलब हमारे मर्जी के हिसाब से ये नहीं चलती और ये स्लोली कॉन्ट्रैक्ट करती हैं। स्मूथ मसल्स दे फैटीग बट वेरी स्लोली। दे आर फाउंड इन द सर्कुलेटरी सिस्टम, जैसे लाइनिंग ऑफ ब्लड वेसल्स, एंड they help in circulation of the blood. They are also found in digestive system जैसे stomach, intestines, esophagus, and ये they help in controlling the digestion. Smooth muscles found in the respiratory system, they help in controlling the our breathing. जो हम सांस लेते हैं, सांस को निकालते हैं, उसको जो रेस्पिरेटरी मसल्स की स्मूथ मसल्स हैं वो कंट्रोल करती हैं। एंड यूरिनरी सिस्टम में, यूरिनरी ब्लैडर में जो मसल्स होती हैं या यूथ्रा में मसल्स होती हैं, उनको वो भी स्मूथ मसल्स होती हैं और उनकी वजह से हम यूरिन पास कर पाते हैं। तो ये सारी मसल्स जो हैं डाइजेस्टिव सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम और यूरिनरी सिस्टम में, ये सब में स्मूथ मसल्स होती हैं। देन वी कम टू कार्डियक मसल्स। कार्डियक मीन्स हार्ट सेल्स। जो कार्डिक मसल्स हैं दे आर ब्रांच्ड एंड अपीयर फ्यूज्ड विद वन अनदर, एक दूसरे के साथ मिली हुई होती हैं और दे हैव स्ट्राइशंस। ईच सेल हैज ए सेंट्रल न्यूक्लियस एंड दे आर इनवॉलंटरी, मतलब वो हमारे कंट्रोल में नहीं है। हमारा जो हार्ट है वो 24/7 मतलब दिन में 24 घंटे धड़कता रहता है और पूरा जो महीने के 30 या 31 दिन होते हैं हर रोज काम करता है, उसकी कोई छुट्टी नहीं होती। अगर वो रुक जाए तो हमारा जो जीवन है, हमारी डेथ हो सकती है। तो कार्डिक मसल्स बहुत इम्पोर्टेंट हिस्सा है हमारे शरीर का। कार्डिक मसल्स आर फाउंड ओनली इन द हार्ट। कॉन्ट्रैक्शंस ऑफ द हार्ट मसल्स पंप ब्लड थ्रू आउट द बॉडी एंड इट अकाउंट्स फॉर द हार्ट बीट। जो हमारी रिस्ट है उसके ऊपर अगर हम उंगलियां रखें तो वहाँ पर एक आर्टरी होती है जिसको हम पल्स बोलते हैं। तो जितनी बार भी हमारा जो हार्ट कॉन्ट्रैक्ट करता है 1 मिनट में, उतनी पल्सेशंस हम रिस्ट पर काउंट कर सकते हैं और इसको हम हार्ट बीट बोलते हैं। जैसे एक नॉर्मल व्यक्ति का जो हार्ट है वो बैठे हुए 60 to 100 टाइम्स कॉन्ट्रैक्ट करता है, मतलब बीट करता है, और हमारी जो पल्स रेट है या हार्ट रेट है वो नॉर्मली 60 to 100 होती है। हेल्दी कार्डियक मसल्स नेवर फैटीग। अगर फैटिक हो जाए, रुक जाए, तो हमारा जीवन जो है वो भी रुक जाएगा। Then we come to skeletal muscles. The fibers in skeletal muscles are long and cylindrical
they have many nuclei and they have striations, means alternate dark and light bands, but they are voluntary, मतलब वो हमारे कंट्रोल में हैं. जैसे लिम्ब्स की मसल्स, हम जब चाहते हैं तो इन मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करके एक स्थान से दूसरे स्थान पर चले जाते हैं. जो स्मूथ और कार्डियक मसल्स हैं वो दोनों इनवॉलंटरी हैं, मतलब वो हमारे कंट्रोल में नहीं हैं. लेकिन स्केलेटल मसल्स हमारे कंट्रोल में हैं, इसीलिए इनको वॉलंटरी मसल्स बोलते हैं. Skeletal muscles are attached to the skeleton, means bones, by tendons. They cause movement of bones at joints and they do fatigue, muscle fatigue activity. कुछ सब्सटेंसेस ऐसे होते हैं मेटाबॉलिज्म के जो मसल्स या उसके आसपास जमा हो जाते हैं और उनकी वजह से मसल फैटीग या मसल पेन हो सकता है. Now, functions of skeletal muscles, they help in movement. Muscle move bones by pulling, not pushing. Now, synergistic muscles कौन सी होती हैं? Any movement is generally accomplished by more than one group of muscles. All the muscles responsible for the movement are synergists. The muscles that are most responsible for the movement is called prime mover or agonist. Agonist का उल्टा होता है antagonist. Muscles and muscle groups usually work in pairs. For example, the biceps flex your arm and its partner triceps extend your arm. The two muscles are antagonists, that is, they cause opposite action. When one contracts, the other relaxes. Levator means muscles that raise a body part. इस डायग्राम में हम देख रहे हैं अलग अलग तरह के मसल्स, जैसे बाइसेप्स, ट्राइसेप्स, ह्यूमरस, रेडियस अल्ना, ये तीनों बोन्स होती हैं. और जो दूसरा डायग्राम है उसमें एल्बो के ऊपर फ्लेक्शन किया गया है बाइसेप्स मसल के द्वारा, और ट्राइसेप्स को भी दिखाया गया है. जब बाइसेप्स कॉन्ट्रैक्ट करती है तो ट्राइसेप्स रिलैक्स हो जाता है. Now, what are the functions of skeletal muscle? First and the foremost function is maintenance of posture or muscle tone. We are able to maintain our body position because of tonic contractions in our skeletal muscles. These contractions don't produce movement yet hold our muscles in position. Second important function of skeletal muscles is heat production. Contraction of muscles produces most of the heat required to maintain our body temperature. Skeletal muscles are composed of striated muscle cells or muscle fibers and connective tissue. Most muscles attach to two bones that have a movable joint between them. मतलब origin and insertion is between the two bones. Now, the attachment to the bone that does not move is the origin. Attachment to the bone that moves is the insertion. Now, tendons anchor muscle firmly to bones. Now, tendons are capable of dense fibrous connective tissue. Ligaments connect bone to bone at a joint. Now, what are bursa? They are small fluid filled sacs that lie between muscle tendons and the bones beneath them. They are made up of connective tissue and are filled with they are lined with synovial membrane that secretes synovial fluid. Now, contribution of the nervous system
electrochemical impulses travel from frontal lobes of the cerebrum via motor nerves to the muscle fibers and cause them to contract. Sensation is a function of the brain. Impulses are integrated in the parietal lobes of the cerebrum, consciousness, muscle sense, and in the cerebellum. These activities promote coordination. Now, microscopic anatomy of muscles. Muscle cells or fibers are grouped in a highly organized way in the muscle. The membrane that surrounds a muscle cell is called sarcolemma. Now, muscle cells are filled with two types of fine thread-like proteins called myofibrils. Myosin is thick and myosin is thin. Now, these structures slide past each other, causing the muscle cell to contract or shorten. The myofilaments are arranged in the cells in small units called sarcomere. सो फ्रेंड्स, हमने देखा अगर हम बात करते हैं न्यूरोमस्कुलर सिस्टम की तो उसमें दो कंपोनेंट्स आते हैं. फर्स्ट कंपोनेंट इज़ द नर्वस सिस्टम, अनदर वन इज़ द मस्कुलर सिस्टम. नर्वस सिस्टम की बात आती है सो इट इज़ मेनली गवर्न्ड बाय ब्रेन एज वेल एज स्पाइनल कॉर्ड. ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड जो है वो नर्वस सिस्टम का पार्ट है. और अगर हम मस्कुलर सिस्टम्स की बात करते हैं फ्रेंड, तो हमारी बॉडी ओवरऑल, हमारी बॉडी में फ्रॉम आवर हेड टू टो जो हमारी एक एक बोन है और पूरी हमारी बॉडी में मसल्स का डिस्ट्रीब्यूशन है. अगर हम जाने कि इनके फंक्शंस क्या होते हैं, वाई दे आर इम्पॉर्टेंट फॉर अस, सो दे आर वेरी मच इम्पॉर्टेंट फॉर अस फॉर आवर मूवमेंट. जो भी हम मूवमेंट करते हैं डे टू डे लाइफ में, चाहे वो हमारा उठना बैठना हो, चाहे वो हमारा चलना हो, चाहे वो स्विमिंग हो या फिर एक्टिविटीज़ ऑफ डेली लिविंग हो, इन सब के जो मूवमेंट्स हैं, इन सब के लिए जो रिक्वायर्ड हैं, वो स्केलेटल मसल्स, जो भी हमारी मसल्स हैं, वो प्रोड्यूस करती हैं. देन आफ्टर दैट मेंटेनेंस ऑफ पॉस्चर एज वेल एज नॉर्मल रेजिस्टेंस इन द मसल्स, दैट इज़ नोन एज टोन. नॉर्मल पॉस्चर, जो भी हमारी बॉडी की पोजीशनिंग है किसी भी एस्पेक्ट में, और जो हमारी बॉडी की टोन है, मसल्स का जो नॉर्मल रेजिस्टेंस है, वो मेंटेन करने के लिए इट इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट. देन हीट प्रोडक्शन के लिए इट इज़ इम्पॉर्टेंट. देन finally it protects our bones as well as our internal viscera, or we can say our internal organs. हमारी बॉडी में बहुत सारे organs and organ systems हैं, उनको प्रोटेक्ट करने के लिए these muscles are very much important. and friends, जब बात आती है इनकी functions की और इनके structure की, so हम इनको classify कर सकते हैं on the basis of their function and on the basis of their structure also. functions की जब बात होती है तो ये voluntary हो सकती हैं या involuntary हो सकती हैं. voluntary मतलब जो हम इनको with our will we can move them, हम अपनी मर्जी के अकॉर्डिंग इनको मूव कर सकते हैं. मेनली जो हमारे लिम्स की मसल्स होती हैं, हमारे अपर लिम, इट मीन्स आवर हैंड्स, आर्म एंड फोर आर्म की मसल्स, एज वेल एज मसल्स ऑफ आवर लोअर लिम. लोअर लिम की जो मसल्स हैं, हमारे पैरों की, हमारे लेग की जो मसल्स हैं, दीज ऑल ऑफ देम आर वॉलंटरी इन नेचर. with our will we can control them. and another class is involuntary muscles. involuntary muscles वो होती हैं कि जो हमारी बॉडी में ऑटोमेटिकली कंट्रोल हो रहे हैं और हमको इनका फंक्शंस जो है वो हम कॉन्शियस नहीं है उनके फंक्शन के बारे में, बट दे आर फंक्शनिंग. ये इनको मूव करना हमारे विल के अकॉर्डिंग नहीं होता है. देन अकॉर्डिंग टू द स्ट्रक्चर वी कैन डिवाइड देम इनटू स्ट्रेटेड मसल्स एज वेल एज स्मूथ मसल्स. स्ट्रेटेड मसल्स में जो भी मसल्स फाइबर होते हैं वो स्ट्रेटेड होते हैं, एंड इफ़ इट कम्स टू स्मूथ मसल तो वो स्मूथ होती हैं. और अगर हम इनके टाइप की बात करते हैं तो मेजरली वी कैन डिवाइड देम इनटू 3 टाइप्स. स्केलेटल मसल्स जो हमारे स्केलेटन से अटैच होती हैं, जिनको हम वॉलंटरली मूव कर सकते हैं. हमारी कार्डियक मसल जो कि स्पेशलाइज्ड मसल हैं, ब्रांच्ड हैं, और ये इनवॉलंटरी मसल्स हैं जो कि हार्ट में प्रेजेंट होती हैं. देन वी हैव स्मूथ मसल्स जो कि इनवॉलंटरी नेचर होती है, जो कि हमारे जितने भी हमारे बॉडी में सिस्टम्स होते हैं, सर्कुलेटरी सिस्टम हो गया, डाइजेस्टिव सिस्टम हो गया, एक्सक्रीटरी सिस्टम हो गया, इन सब में जो स्मूथ मसल्स हैं वो प्रेजेंट होती हैं. अगर हम बात करते हैं स्केलेटल मसल्स की,
तो इसमें अलग अलग ग्रुप होते हैं जो कि ऑपोजिटली वर्क करते हैं, जिनको हम एगोनिस्ट एज वेल एज एंटागोनिस्ट कहते हैं। हमने एग्जाम्पल देखा कि किस तरह से जब बाइसेप्स का फ्लेक्शन होता है तो जो ऑपोजिट ग्रुप ऑफ मसल है जिसको हम ट्राइसेप कहते हैं, या फिर जो हमारे एक्सटेंसर कंपार्टमेंट की मसल्स हैं जो हमारे हाथ को एक्सटेंड करवाती हैं, वो यहाँ पर रेस्टिंग पोजीशन में होती हैं, रिलैक्स्ड होती हैं। फिर हमने देखा कि टेंडन क्या होते हैं, जो मसल को बोन से जोड़ते हैं। लिगामेंट होते हैं जो दो बोन्स को आपस में जोड़ते हैं। हमने बर्सा की बात करी कि ये एक फ्लूइड फिल्ड कैविटी है टेंडन और हमारा जो बोन होती है उसके बीच में। फ्रेंड्स, आप हमारे साथ बने रहिए, हम हाजिर होंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। The chief handicap of the blindness is not blindness, but the attitude of seeing people towards them. आइए जानने और समझने की कोशिश करते हैं कि बधिरांधता यानी डेफ ब्लाइंडनेस क्या है। बधिरांधता एक स्थिति है जिसमें दृष्टिहीनता एवं सुनने की शक्ति में कमी आती है तथा जिससे विचारों के आदान प्रदान और रोजमर्रा की आवश्यकताओं की पूर्ति में समस्या उत्पन्न होती है। बलराम एक 9 साल का बधिरांत बच्चा है। वो एक प्री मैच्योर बच्चा है जिसका शारीरिक विकास उसकी आयु के अनुरूप नहीं हुआ था। वो एक निम्न वर्गीय श्रेणी से संबंध रखता है तथा 5 साल से लगातार नेशनल एसोसिएशन फॉर ब्लाइंड दिल्ली के प्रशिक्षण कार्यक्रम से संलग्न है। इन 5 सालों के अंतर्गत उसे रोजमर्रा के कामों में, हलन चलन में, उसकी शैक्षणिक जरूरतों के अनुसार संप्रेषण द्वारा प्रशिक्षण दिया गया है जिससे वो इन सब क्रियाओं में स्वावलंबी बन सके। बलराम बिना किसी सहायता के चाकू से फलों को काट सकता है। उनके छिलकों को कूड़ेदान में डाल सकता है। अपने बर्तनों को खुद साफ कर सकता है। उन्हें सही जगह पर रख सकता है। सही बर्तनों का चयन करके खुद खाना खाता है। एवं पानी की बोतल निकालकर पानी भी पीता है। इन सभी क्रियाओं में वो टेक्चुअल साइन लैंग्वेज से निर्देशों को ग्रहण करता है और अपने भावों को व्यक्त करता है। टेलर फ्रेम और ब्रेलर द्वारा गणित, पठन लेखन में भी प्रशिक्षण प्राप्त कर रहा है। सभी बच्चों की तरह उसका भी एक मनपसंद खेल है। उसे सेल फोन को अपने कानों पर लगाकर उसका कंपन महसूस करना अच्छा लगता है। कहा जाता है
walking with a friend in dark is better than walking alone in light. कहने का तात्पर्य है कि वो लॉन्ग केन ट्रेवल, टैक्टाइल पाथ, ट्रेलिंग और लैंडमार्क्स द्वारा हलन चलन में भी सक्षम है और व्यायाम संबंधी क्रियाएं जैसे ट्रेडमिल, स्टैटिक साइकिल का स्वचालन भी कर सकता है। कहा गया है, द बेस्ट एंड मोस्ट ब्यूटीफुल थिंग्स इन द वर्ल्ड कैन नॉट बी सीन और इवन टच्ड, दे मस्ट बी फेल्ट विद द हार्ट। वेलकम बैक फ्रेंड्स। आज हम बात कर रहे हैं अबाउट न्यूरोमस्कुलर डिजीजेस, नॉर्मल पेरिफेरल नर्व्स एंड स्केलेटल मसल्स के बारे में। I would like to remind to our viewers that if you have any query regarding this topic, you can call us on our toll-free number, that is 1800112008। हमारा लैंडलाइन नंबर है 26511611। आप हमें फैक्स कर सकते हैं at 26511609 पे। आप हमें ईमेल कर सकते हैं at rehabstd@ndc.vsnl.net.in, and for more information you can log on to our website, that is www.rehabcouncil.nic.in। सर, हमने ब्रेक पे जाने से पहले जाना स्केलेटल मसल्स के बारे में। अब हम जानना चाहते हैं उसके स्ट्रक्चर के बारे में कि वो कैसा होता है। जो स्ट्रक्चर ऑफ स्केलेटल मसल्स, इलेक्ट्रोकेमिकल impulses travel from frontal lobes of the cerebrum, that is brain, via motor nerves to the muscle fibers and cause them to contract. Sensation is a function of the brain. Impulses are integrated in the parietal lobes of the brain, that is cerebrum, conscious muscle cells, and in the cerebellum, unconscious. These activities promote coordination. Now, microscopic anatomy of skeletal muscles. Muscle cells or fibers are grouped in a highly organized way in the muscle. The membrane that surrounds the muscle cell is called sarcolemma. Muscle cells are filled with two types of fine thread-like proteins called myofilaments. They are actin and myosin. Myosin is thick and actin is thin. These structures slide past each other, causing muscle cell to contract or shorten. The myofilaments are arranged in the cells in small units called sarcomeres. Now, electrical impulse travels down a motor neuron. When it reaches the end, acetylcholine or chemical is released into synapse. Acetylcholine binds to the special receptors on the muscle cell and causes an electrical impulse to spread over the cell. The sarcomeres shorten and the muscle cell contracts. This diagram is showing the microscopic anatomy or structure of a skeletal muscle, muscle, tendon, then actin, myosin, A band, Z band, I band. So through this diagram we can understand how muscles shorten and how it works. इस डायग्राम में दिखाया गया है myofibrils, thin filament that is actin, thick filament that is myosin, और कैसे ये कॉन्ट्रैक्ट करती हैं और हमारी मसल्स छोटी बड़ी होती हैं. This diagram is showing the unit structure of a skeletal muscle, that is sarcomere. इसमें this is showing A band, Z band, and see, if we see the first
second and third diagram, we see how the muscle shortens after the electrical impulse passes through it and releases acetylcholine. Now, movement of muscles. Origin. The attachment of muscles to the bone that remains stationary. जो मसल्स के दो एंड्स होते हैं, एक एंड को ओरिजिन बोलते हैं और दूसरे एंड को इंसर्शन बोलते हैं. जो ओरिजिन होता है वो स्टेशनरी मतलब रुका हुआ होता है, और जो इंसर्शन होता है द अटैचमेंट ऑफ द मसल टू द बोन दैट मूव्स इज कॉल्ड इंसर्शन. Then every muscle has a belly, the fleshy part of the muscle between the tendon of the origin and or insertion is called the belly of the muscle. Now, movement of skeletal muscles. These muscles move when the brain sends messages to the muscle. Always work in pair. These skeletal muscles always work with pair, that is agonist antagonist. Two movements of the skeletal muscles are shortening and lengthening. Shortening means contraction and lengthening means extension. Now, what are the categories of skeletal muscle actions? Actions of these categories are divided into extension, flexion, abduction, adduction, levator, depressor, rotator and sphincter. Now, what are extensors? Extensor muscles increase the angle at a joint. जैसे हम हाथ को अपर लिम्ब को एल्बो से सीधा कर रहे हैं तो इसको एक्सटेंशन बोलते हैं. फ्लेक्शन मीन्स डिक्रीज इन द एंगल एट द जॉइंट. जैसे हम जो अपर लिम्ब है उसको फोल्ड करते हैं तो जैसे ये फ्लेक्शन एक्शन है. इसमें जो एल्बो का एंगल है उसको हम कम कर रहे हैं, और अगर हम इसको सीधा करते हैं तो इसको एक्सटेंशन बोलते हैं. और जो मसल्स एक्सटेंशन करती हैं उनको एक्सटेंसस बोलते हैं, और जो स्केलेटल मसल्स फ्लेक्शन करती हैं उनको हम फ्लेक्सस बोलते हैं. फिर हम आते हैं एबडक्शन और एडक्शन पर. एबडक्शन मीन्स मूविंग द लिम्ब अवे फ्रॉम द मिड लाइन ऑफ द बॉडी. जैसे हम दोनों हाथों को ऊपर ले जाते हैं तो ये एबडक्शन है, और एडक्शन है दोनों हाथों को नीचे लाना. So abductors move limb away from the midline of the body and adductors move limb towards the midline of the body. Levator means ऊपर उठाना. They move insertion upwards. जैसे levator scapulae, वो scapula को ऊपर ले जाती है. Depressors move insertion downwards. Rotator rotate a bone along its axis. जैसे शोल्डर पर इंटरनल रोटेशन और एक्सटर्नल रोटेशन. ऐसे ही नेक का भी रोटेशन होता है राइट साइड पे या लेफ्ट साइड पे. देन वी हैव सर्टेन स्फिंक्टर्स इन आवर बॉडी. दे कॉन्स्ट्रिक्ट एन ओपनिंग लाइक एनल स्फिंक्टर कॉन्स्ट्रिक्ट्स द एनस थ्रू विच वी पास द फीकल मैटर. नाउ इस डायग्राम में हमें डिफरेंट एक्शंस, ग्रुप्स ऑफ एक्शंस दिखाए गए हैं, जैसे फ्लेक्शन, एक्सटेंशन, एबडक्शन, एडक्शन अपर लिम्ब में, और ऐसे ही लोअर लिम्ब्स में फ्लेक्शन, एक्सटेंशन और एबडक्शन, एडक्शन. नाउ practice this movement. We can practice this movement like we contract the biceps, we contract the triceps. By contracting biceps, we flex our elbow, and by contracting triceps, we extend our elbow. Then straighten arm, biceps extends and triceps contracts. Bend knee, quadriceps extend and hamstrings contract. Then straighten knee, quadriceps contract, hamstrings extend. Then crunches, abdominal
Abdomen contract, back muscles extend. Point toes, calf muscles, shin muscles, calf muscles contract and shin muscles extend. Now, how do we name skeletal muscles? There are different ways of naming skeletal muscles, like depending on the location of the muscle. जो मसल स्केपुला के साथ जुड़ी हुई है उसको जैसे लिवेटर स्केपुली बोलते हैं, और जो फीमर के साथ है उसको रेक्टस फेमोरिस. देन शेप ऑफ द मसल्स, देन रिलेटिव साइज ऑफ द मसल्स. जो मसल्स बड़ी है उसको मैक्सिमस, जैसे ग्लूटियस मैक्सिमस, ग्लूटियस मीडियस, ग्लूटियस मिनिमस, then abductor digiti minimi, then extensor pollicis brevis. So this is based on the relative size of the muscles we can name them. Then depending on the direction or orientation of the fibers or cells. Then number of origins, like biceps. Biceps has 3 origins. Then triceps has 4 origins. Then location of the attachment, and then based on the action of the muscles. Now muscles named after location. Epicranium means around the cranium, means skull bone. Tibialis anterior muscle is found in front of the tibia. Tibialis posterior muscle is found behind the tibia. That is why it is called tibialis posterior. Then depending on the shape, deltoid is like a triangle. It is based in the shoulder. Then trapezius is like a trapezoid. That is 2 parallel sides. Then serratus means sawtooth. This muscle is attached to the ribs and helps in respiration. Then rhomboidus is like a rhomboid. That is 4 parallel sides. Orbicularis and sphincters are circular muscles. They help in opening or closing the eye or the sphincter. Then depending on the size, psoas major, psoas minor. Psoas major is bigger than the psoas minor. Then maximus means large muscle or the largest muscles, and minimus means smallest muscles. Then longus means long muscle, and brevis means short muscle. Then major means large and minor means small. Then muscles named by direction of fibers. Rectus means straight, parallel to long axis. Transverse means transverse, and then oblique means external oblique, internal oblique. So oblique muscles are found in the abdomen. Then muscles named for number of origins, like biceps has 2 origins around the shoulder, from the scapula and from the humerus. So triceps has 3 origins, it arises from 3 heads. That is why it is called triceps. Tri means 3. Quadriceps is a group of 4 muscles, that is vastus lateralis, vastus medialis, vastus intermedius, and rectus femoris. All these 4 muscles fuse into one muscle, which is called quadriceps. And is attached to the tibia anteriorly. It helps in extension of the knee joints and is a very important muscle. Then muscles named for origin and insertion. Sternocleidomastoid means it arises from sternum and clavicle. It originates from sternum and clavicle and inserts onto the mastoid process of the temporal bone. Then muscles named for action, like flexor carpi radialis, flexor carpi ulnaris.
Now it extends or extensor or carpi radialis. It flexes the wrist. Then abductor pollicis brevis or adductor pollicis, they flex the thumb. Then abductor magnus abducts the thigh. Extensor digitorum extends the fingers. Now arrangement muscles, arrangement of fascicles. Fascicles can be parallel or they can be fusiform. In parallel they can be strap like sartorius, or in fusiform they can be spindle shaped like in biceps femoris in the lower limbs. Then pinnate muscle is feather shaped. Unipinnate, for example, extensor digitorum longus. Then bipinnate, example is rectus femoris, and multipinnate is, example is deltoid. Then fascicles can be convergent, for example pectoralis major, or they can be circular like sphincters orbicularis oris. Means is with the help of this we can open and close our mouth. सर अगर अलग अलग फंक्शंस की बात आती है और जब न्यूरोमस्कुलर सिस्टम की बात आती है तो आपने मूवमेंट के बारे में बताया था कि चलने फिरने में भी एंड फॉर रनिंग आल्सो इट हेल्प्स अ लॉट. तो सर अगर हम चलने फिरने की और दौड़ने की बात करें, सो व्हाट आर द ग्रुप ऑफ मसल्स व्हिच आर इन्वॉल्व्ड? चलने पे लोअर लिम्स की और अपर लिम्स की, दोनों चारों लिम्स की मसल्स इन्वॉल्व होती हैं, एंटी ग्रेविटी मसल्स. और दौड़ते हुए भी ऑल द फोर लिम्स आर इन्वॉल्व, बिकॉज चलते हुए दौड़ते हुए हमारी ऑटोमेटिक, हालांकि हम लोअर लिम्स के ऊपर चलते या दौड़ते हैं, लेकिन कुछ ऑटोमेटिक हैंड मूवमेंट्स अपर लिम्स भी मूव करते हैं. सर जब बात आती है मस्कुलर सिस्टम की तो हमने देखा कि बहुत अलग अलग मसल्स हमारी बॉडी में हैं जिनके अलग अलग फंक्शंस हैं. लोकोमोशन इज़ द मेजर फंक्शन. सर जब नर्वस सिस्टम की बात आती है तो इसके क्या फंक्शन होते हैं? नर्वस सिस्टम मसल्स को कंट्रोल करता है, उनको कोऑर्डिनेट करता है. अगर किसी नर्व को हम काट दें तो मसल अपने आप में नहीं काम करेगी. ऐसे ही अगर हम मसल को डैमेज कर दें तो भी हम चल नहीं पाएंगे. तो नर्व्स और मसल्स एक दूसरे के पूरक हैं, कॉम्प्लीमेंट्री हैं, दोनों ही इम्पॉर्टेंट हैं हमें खड़े होने में, चलने में और सारी एक्टिविटीज़ करने में. इसलिए दोनों का साथ, दोनों का ठीक रहना बहुत ही ज़रूरी है. अब हम नर्वस सिस्टम की तरफ आते हैं. हमने इससे पहले मसल्स के बारे में पढ़ा, किस टाइप की मसल्स होती हैं, उनका स्ट्रक्चर कैसा होता है, उनको कैसे ग्रुप्स करते हैं और उनको कैसे नेम करते हैं. इन नर्वस सिस्टम द primary communication and they help in primary communication and control system of the body. They are fast and homeostatic. It can be divided into structural and functional categories. Organization of the nervous system. Now nervous system को हम divide कर सकते हैं central nervous system या CNS and peripheral nervous system or PNS. In central nervous system we have brain, which is situated in the skull, and spinal cord, which is situated in the vertebra. In peripheral nervous system we have cranial nerves, which arise from the brain, and we have spinal nerves, which arise from the spinal cord, and then we have ganglia, clusters of neuron cell bodies located outside the CNS. Now this diagram is showing brain, spinal cord, that is central nervous system, and cranial nerves, spinal nerves, and ganglia, which is called peripheral nervous system. तो फ्रेंड्स हमने ब्रेक पे जाने से पहले डिस्कस किया था अलग अलग मसल्स के बारे में और फिर हमने डिस्कस किया अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ स्केलेटल मसल्स.
अगर हम स्केलेटल मसल्स की बात करते हैं तो इनकी जो मेम्ब्रेन होती है उसको सार्कोलेमा कहते हैं, एंड इनके अलग अलग कंपोनेंट्स होते हैं स्केलेटल मसल्स के. फर्स्ट कंपोनेंट्स आर प्रोटीन के वो जो फाइबर्स होते हैं उनको मायोफिलामेंट्स कहते हैं. मायोफिलामेंट्स की जब बात आती है, सो देयर आर टू टाइप ऑफ मायोफिलामेंट्स, एक्टिन एंड मायोसिन. एक्टिन एंड मायोसिन के ही फंक्शन से मसल्स कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स होती हैं. जब एक्टिन एंड मायोसिन एक दूसरे पे स्लाइड करते हैं तो इससे मसल कॉन्ट्रैक्ट होती है, एंड when both of them go away from each other, so it causes relaxation of a muscle. अगर हम ये जानना चाहें कि कॉन्ट्रैक्शन जो होता है मसल्स का वो कैसे होता है, तो बेसिकली जो इलेक्ट्रिकल इम्पल्स होती है वो एक न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज करती है जिसको एसिटाइल कोलिन कहते हैं. एसिटाइल कोलिन एक न्यूरोट्रांसमीटर है जो कि एक नर्व सेल से दूसरे नर्व सेल में एंटर करता है. जो जंक्शन होता है उसको हम साइनैप्स कहते हैं. उसके बाद अगर हम मसल्स की बात करते हैं, अगर हम उनको कैटेगराइज करें तो हम वो कैसे कर सकते हैं. कुछ मसल्स होती हैं जो कि एक्सटेंशन प्रोड्यूस करती हैं, वो एक्सटेंसर कहलाती हैं. कुछ मसल्स होती हैं जो कि फ्लेक्शन करती हैं, वो फ्लेक्सर्स कहलाती हैं. इट मीन्स कुछ मसल्स होती हैं जो एंगल होता है दो बोन्स के बीच में, जो एंगल होता है जॉइंट पर, उसको इंक्रीज कर देते हैं, तो ये एक्शन एक्सटेंशन कहलाता है. और अगर वो एंगल हम डिक्रीज कर रहे हैं, सो दिस एक्शन इज नोन एज फ्लेक्शन. अगर हम बात करते हैं एबडक्शन एंड एडक्शन मूवमेंट की, तो बॉडी की मिड लाइन की तरफ जो मूवमेंट होता है टुवर्ड्स द मिड लाइन ऑफ द बॉडी, दैट फंक्शन इज नोन एज एडक्शन. और अगर हम बॉडी का कोई भी पार्ट मिड लाइन से दूर लेके जा रहे हैं, इफ वी आर मूविंग एनी पार्ट ऑफ आवर बॉडी अवे फ्रॉम द मिड लाइन, दैट मूवमेंट इज नोन एज एबडक्शन. उसके बाद लिवेटर मूवमेंट होता है एंड डिप्रेसर मूवमेंट होता है. मीन्स वी आर मूविंग एन इंसर्शन अबव, अपसाइड. अगर हम उसको अपवर्ड मूवमेंट दे रहे हैं तो वो लिवेटर होता है. हमने एग्जांपल देखा लिवेटर स्कैपुलाई मसल का. अगर वो मूवमेंट नीचे की तरफ हो रहा है तो वो डिप्रेसर होता है. देन अगर कोई बोन रोटेट हो रही है, अगर एक ग्रुप ऑफ मसल किसी बोन को रोटेट कर रहा है तो वो रोटेटर ग्रुप ऑफ मसल्स कहलाती हैं. एंड हमने देखा जो स्फिंक्टर ग्रुप ऑफ मसल्स हैं वो किस तरह से एक ओपनिंग के कॉन्स्ट्रिक्शन में हेल्प करती हैं. अगर हम इनको नाम देना चाहते हैं, सो हाउ वी कैन नेम देम अकॉर्डिंग टू देयर लोकेशन, वो कहाँ लोकेटेड है. वी कैन नेम देम अकॉर्डिंग टू देयर शेप, उनकी शेप कैसी है, देयर साइज, देयर डायरेक्शन, उनके जो फाइबर्स हैं उनका डायरेक्शन कैसा है, पैरेलल है, ऑब्लिक है या ट्रांसवर्स है, कैसा है. देन नंबर ऑफ देयर ओरिजिन. फॉर एग्जांपल बाइसेप्स, ब्रेकिया जो होते हैं उसके 2 ओरिजिन होते हैं, सो दिस इज नोन एज बाइसेप्स. ट्राइसेप्स के 3 हेड होते हैं, 3 ओरिजिन होते हैं. देन वी हैव क्वाड्रिसेप्स. क्वाड्रिसेप इज अ ग्रुप ऑफ 4 मसल्स. देन हमने देखा कि अगर हम अलग अलग बात करते हैं कॉन्ट्रैक्शन एंड एक्सटेंशन की, सो दीज आर द 2 मेजर फंक्शंस ऑफ स्केलेटल मसल्स. फिर हमने ब्रीफली जाना कि नर्वस सिस्टम की ऑर्गेनाइजेशन कैसी होती है. वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में डिवाइडेड होता है. सेंट्रल नर्वस सिस्टम में ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड आता है. एंड अगर हम बात करते हैं पेरिफेरल नर्वस सिस्टम की, तो इसमें हमारी पेरिफेरल नर्व्स आ जाती हैं, चाहे वो हमारी क्रेनियल नर्व्स हों और इसमें हमारे गैंग्लियाज भी हैं, वो भी इंक्लूड हो जाते हैं. फ्रेंड्स, आप हमारे साथ बने रहिए. हम जानेंगे और इस टॉपिक के बारे में आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक. This is Aparna. She loves chess and Shah Rukh Khan. Her best friend is Swati. She also has visual impairment. This is Neeraj. धीरे धीरे चल रही He plays many instruments. सुनो जो कहानी He loves Mohammad Rafi and cricket. ये कहानी सदियों पुरानी है, ये कहानी हमें सुना. He also uses crutches for mobility. धीरे धीरे चंदा है तू, मेरा सूरज है तू, This is Raj Bala. मेरी आँखों का तारा है तू, जी
उदास तुझे देख कर। with her husband and daughter. She loves cooking and watching TV. सूरज है तू, आ मेरी आँखों का तारा है तू। She also has cerebral palsy. Look beyond the disability. Look at the person. ऑटिज्म एक व्यापक विकासात्मक विकलांगता है जिसके लक्षण जीवन के प्रथम 3 वर्ष में ही दिखाई पड़ते हैं, जैसे असंगत खेल, असमान स्थूल एवं सूक्ष्म गामक क्रियाएं, शाब्दिक संकेतों पर अभिव्यक्ति न देना, Where is the cup? देखो, open your eyes, open करो, open करके, open. नियमित कार्यक्रम परिवर्तन का विरोध करना एवं अवलोकनीय शारीरिक उच्च स्तरीय या निम्न स्तरीय क्रियाकलाप। UNCRPD 2007 सेक्शन 1 ऑफ आर्टिकल 4 निशक्तता के क्षेत्र में कार्यरत प्रोफेशनल के प्रशिक्षण पर महत्व देता है। ऑटिज्म के क्षेत्र में सरकारी एवं गैर सरकारी संस्थाएं कार्यरत हैं जो भारतीय पुनर्वास परिषद द्वारा पंजीकृत हैं। सोसाइटी फॉर एडवांस स्टडी इन रिहैबिलिटेशन एक ऐसी ही गैर सरकारी संस्था है। कनिष्क 13 साल का एक ऑटिस्टिक बच्चा है जो इसी संस्था से प्रशिक्षण प्राप्त कर रहा है। असंगत क्रियाएं, कार्यकलापों में निरस्ता, असमान स्थूल एवं सूक्ष्म गामक क्रियाएं जैसे बॉडी रॉकिंग और फिंगर रिगलिंग उसमें देखी जा सकती है। उसे मैचिंग और पेस्टिंग, पॉइंटिंग जैसी क्रियाएं सिखाई जाती हैं। Very good. Glass. Where is the glass? Glass. Very good. कप को टच करो जल्दी से। कप को। Where is the cup? Very good. कप में क्या करता है कनिष्क? टी पीता है। चलो ग्लास। Where is the glass? Very good. चलो बाउल की तरह बाउल जल्दी से टच करो बाउल को। Very good. बाउल में क्या करता है कनिष्क? तथा साथ ही साथ रोजमर्रा की आवश्यकताएं जैसे खाना, पीना, कपड़े पहनना, और व्यायाम संबंधी प्रशिक्षण दिया जाता है। ऑटिस्टिक बच्चों को भिन्न भिन्न प्रकार की कार्यविधियां उनके स्तर के अनुसार सिखाई जाती हैं, जैसे कुछ बच्चों के लिए कलरिंग विद इन वन एरिया, मैचिंग एंड आइडेंटिफिकेशन, फाइन मोटर स्किल्स, आई हैंड कोऑर्डिनेशन, कंसेप्ट ऑफ वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, बॉडी पार्ट्स, कलर्स पर जोर दिया जाता है तथा कुछ को प्रश्न पढ़ के उत्तर देने में और रोजमर्रा की आवश्यकताओं को पूरा करने में सक्षम बनाया जाता है। इसके अलावा राइम्स, डांसिंग, सिंगिंग द्वारा लेजर एंड रिक्रिएशनल एक्टिविटीज में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। इन सभी कार्यकलापों एवं प्रशिक्षण का एकमात्र उद्देश्य उन्हें स्वनिर्भर बनाना है ताकि ये डगमगाते पांव सक्षम बन जीवन के एक एक पायदान पर दृढ़ता से आगे बढ़ें और अपनी मंजिल को पा लें। एक तारा टिमटिमाता, उसने आकाश को छू लिया। एक लौ जली कहीं, उसने
अंधकार को मिटा दिया। वेलकम बैक फ्रेंड्स। आज हम बात कर रहे हैं अबाउट न्यूरोमस्कुलर डिजीजेस, नॉर्मल पेरिफेरल नर्व्स एंड स्केलेटल मसल्स के बारे में। ब्रेक पे जाने से पहले हमने देखा कि स्केलेटल मसल का स्ट्रक्चर कैसा होता है। सर, अब हम जानना चाहते हैं स्ट्रक्चर जानने के बाद कि अगर हम इसके फंक्शन की बात करें, इसके फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन की बात करें, तो वो कैसा होता है? फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन, सेंसरी मोटर नर्वस सिस्टम। जो नर्व्स हैं उनको हम दो सेंसरी नर्व्स में डिवाइड कर सकते हैं, मोटर नर्व्स या मिक्स नर्व्स। सेंसरी नर्व्स में जो सेंसरी फाइबर्स होते हैं जो सेंसेशंस को बॉडी के पेरिफेरल पार्ट से सेंट्रल नर्वस सिस्टम की तरफ ले जाते हैं, और मोटर नर्व्स में मोटर फाइबर्स होते हैं जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम से मैसेज लाते हैं मसल्स की तरफ। और मिक्स नर्व्स में सेंसरी फाइबर्स भी होते हैं और मोटर फाइबर्स भी होते हैं। नाउ दे हैव थ्री जनरल फंक्शंस लाइक कलेक्टिंग इंफॉर्मेशन, processing and evaluating information, and responding to information. Now this chart is showing details about different types of nerves: sensory or afferent division, motor or efferent division. Sensory division transmits information from periphery to the central nervous system. It contains receptors. Motor division transmits information from central nervous system to rest of the body, that is muscles, and they send motor information to effectors. Then sensory division is divided into somatic sensory and visceral sensory. Somatic sensory receives sensory information from skin, fascia, joints, skeletal muscles, and specialized senses, while visceral sensory system receives sensory information from viscera. Then motor division is divided into somatic motor and autonomic motor. Somatic motor is called voluntary nervous system. It innervates skeletal muscles. And autonomic motor system is called involuntary nervous system. It innervates cardiac muscles, smooth muscles, and glands. Now we come to sensory division. Somatic sensory components are general somatic senses: touch, pain, pressure, vibration, temperature, and proprioception, that is position sense. Visceral sensory components transmit nerve impulses from blood vessels and viscera to the central nervous system. The visceral senses primarily include temperature and stretch of the organ wall. Now motor division, the somatic motor component, somatic nervous system conducts nerve impulses from central nervous system to peripheral skeletal muscles. It is also called voluntary nervous system. Autonomic motor component innervates internal organs. It regulates smooth muscles, cardiac muscles, and glands. It is also called visceral motor system or involuntary nervous system. Now now we come to cytology of nervous tissue. Two distinct cell types form nervous tissue: neurons and glial cells. Neurons are excitable cells that initiate and transmit nerve impulses. They form structure units of the nervous system. Glial cells are non-excitable cells that support and protect the neurons. Neurons have a high metabolic rate. They have extreme longevity, and they are typically non-mitotic, means once a nervous cell is dead, it does not regenerate, it does not divide. Now, new neurons in adults. A population of immature progenitor cells in the hippocampus known as neural stem cells can, under circumstances, mature into neurons. Now, neurons come in all shapes and sizes, but all neurons share certain basic structural features. Some are tiny, less than 1 millimeter in the CNS. Some are very large. A typical neuron has a cell body, axon, and dendrites. Now, dendrites tend to be shorter, smaller processes that branch off the cell body.
Some neurons have only one dendrite, while others may have many, maybe even hundreds. Now, dendrites conduct nerve impulses toward the cell body. They receive input and then transfer it to the cell body for processing. The more dendrites a neuron has, the more nerve impulses that neuron can receive from other neural cells. The cell body serves as the neuron's control center and is responsible for receiving, integrating, and sending nerve impulses. It has most of the organelles found in other cells, but no centrioles. So there is no mitosis or regeneration. Chromatophilic substance, Nissl bodies are rough endoplasmic reticulum and ribosomes. Lipofuscin inclusions, probably lysosomal waste, yellowish brown. They are probably harmless. Neurofibrils and intermediate filaments form cytoskeleton. The larger, typical longer nerve cell processes emanating from the cell body is the axon, sometimes called a nerve fiber. Most neurons have one axon, but no more than one. May have collaterals. The axon transmits a nerve impulse away from the cell body towards another cell. This axon may be short, absent, or long, 3 to 4 feet. Axon originates at the axon hillock and then tapers. The nerve impulse action potential starts at the first part, the initial segment. It branches a lot at the end, usually axon terminals, telodendria, maybe over 10,000. It ends at synaptic knob or end bulbs. This diagram is showing the structure of a neuron. We have dendrites, then cell body with Nissl granules, then axon which is myelinated. Then there is a collateral, and then there are telodendria and synaptic knobs. This diagram is also showing a neural cell with dendrites, chromatophilic substances, nucleus, cell body, axon hillock, and axon. Now, neurons vary widely in morphology and location. They can be classified according to either their structure or their function. Now, by the number of processes extending from the cell body, they can be unipolar, bipolar, or multipolar. Unipolar neurons are found in peripheral nervous system mainly, that is sensory neurons. Bipolar neurons are rare. They are found in sense organs, receptor cells in the eye, ear, and nose. And multipolar are most common in humans. They form major type in central nervous system, most motor neurons and association neurons. This diagram is showing different types of neurons, that is unipolar, bipolar, and multipolar. Now, functional classification: sensory neurons, interneurons or association neurons, and motor neurons. Now, interneurons or association neurons lie entirely within the central nervous system and are multipolar. They receive nerve impulses from many other neurons and carry out the integrative function of the nervous system. Thus, interneurons facilitate communication between sensory and motor neurons. Now, thousands of types are there, like Purkinje cells in cerebellum, Renshaw cells in spinal cord, and pyramidal cells in cerebral cortex. Now, this diagram is showing transverse section of spinal cord and reflex arc, and this showing different portions in the spinal cord and how the nervous system works: sensory neuron, interneuron, and motor neuron. Now, functions of glial cells: they form a structural network
replace damaged neurons and assist in neuronal development. Now, glial cells occur within both the central nervous system and peripheral nervous system. 4 of the 6 types of glial cells are within the central nervous system. Smaller and capable of mitosis, do not transmit nerve impulses, physically protect and help nourish neurons, and provide an organized supporting framework for all the nervous tissue. They far outnumber neurons more than 10 times, account for roughly half the volume of the nervous system, and almost half of the brain tumors are gliomas, that is, arise from glial cells. Now, this diagram is showing oligodendrocytes, astrocytes, and ependymal cells, that is, glial tissues in between the nerve cells. Now, astrocytes exhibit a star-like shape due to projections from their surface. Now, astrocytes are the most abundant and largest glial cells in the CNS, and they constitute over 90% of the tissue in some areas of the brain. They help from blood-brain barrier that strictly controls substances entering nervous tissue in the brain from the bloodstream. They regulate tissue fluid composition, that is ionic balance, forming a structural network, replacing damaged neurons, and assisting neuronal development. Now, this diagram is showing CNS glial cells, that is astrocytes, and ependymal cells. Now, ependymal cells line the ventricles in the brain and spinal cord and produce and move the cerebrospinal fluid. Now, microglial cells are brain macrophages, that is, they eat the cells. They are rarest and smallest of the glial cells. Now, this diagram is showing microglial cell, detailed diagram. Now, oligodendrocytes myelinate fibers in the central nervous system. One oligodendrocyte may help myelinate 60 axons. Cell body is not involved in wrapping like an octopus. There is no neural lemma, and there are large nodes of Ranvier. Now, satellite cells are found in the ganglia around the cell body. They physically separate cell bodies from the surrounding interstitial fluid and regulate exchanges. Now, this diagram is showing satellite cells, that is glial cells. Now, neurolemmocytes or Schwann cells myelinate in the peripheral nervous system. They have neurolemma around myelin sheath, and many Schwann cells or axons and smaller nodes of Ranvier or neurofibril nodes. Now, main activity of axons is nerve impulse conduction. Now, nerve impulse or action potential is the rapid movement of an electrical change along a neuron's plasma membrane, a voltage change that moves along the plasma membrane. The ability to travel along an axon is affected by the myelination. Myelination is a process by which part of an axon is wrapped with a myelin sheath, a protective fatty coating that gives it glossy white appearance, that is white matter. The myelin sheath supports, protects, and insulates an axon, and no change in voltage can occur across the membrane in the insulated portion of an action. Now, this diagram is showing neurolemmocytes. They start to wrap around a portion of the axon. Then neurolemmocytes, cytoplasm, and plasma membrane form conjugative layers around the axon. That is, this diagram is showing myelination, how myelination occurs around the
axon. This is number 3 and 4. Same process of myelination. Then this is showing myelination. Now in a myelinated axon, the nerve impulse jumps from neurofibril node to neurofibril node and is called citatory type of conduction of the impulse. In an unmyelinated axon, the nerve impulse must travel the entire length of the axon and is called continuous conduction. It is slower and pain stimuli are carried this way. In myelinated axon, it produces a faster nerve impulse and it requires less of energy. सो फ्रेंड्स, हमने जाना कि अगर हम फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ नर्वस सिस्टम की बात करते हैं, सो फंक्शनली इट इज़ ऑर्गेनाइज्ड इनटू एफरेंट एंड इफरेंट नर्व्स, जिसमें सेंसरी एंड मोटर नर्व्स होती हैं. अगर हम बात करते हैं नर्वस सिस्टम की साइटोलॉजी के बारे में, तो बेसिकली 2 टाइप्स ऑफ सेल्स आर देयर. न्यूरॉन होता है एंड अनदर वन आर द ग्लायल सेल्स. ग्लायल सेल का मेन फंक्शन होता है न्यूरॉन्स को प्रोटेक्ट करना, उनको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना इन ग्रोइंग फेज. न्यूरॉन की अगर हम बात करते हैं तो सेल बॉडी होती है, एक लंबा फाइबर होता है जिसको एक्सॉन कहते हैं, और छोटे छोटे फाइबर्स होते हैं जो कि डेंड्राइट्स कहलाते हैं. और अगर हम बात करते हैं रिफ्लेक्स आर्क की कि किस तरह से ये फंक्शन करते हैं, तो सबसे पहले सेंसरी इन्फॉर्मेशन जाती है एफरेंट नर्व्स के थ्रू. देन रिले न्यूरॉन्स होते हैं जिनको हम इंटर न्यूरॉन्स भी कहते हैं स्पाइनल कॉर्ड में. फिर उसके बाद जो एक्शन होता है, जो रिफ्लेक्स आता है, वो आता है मोटर फाइबर्स या फिर इफरेंट फाइबर्स की वजह से. फ्रेंड्स, आप बने रहिए हमारे साथ. वी विल बी राइट बैक आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक.